Hello friends, now today's topic is the biopesticides and bioagents and the use of that biopesticide and bioagents for the pest management. Now in this topic I am just concerning to the role of insect viruses in the management of insect pest. तो अभी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ करके कहीं ना कहीं पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, पर ये केमिकल्स कहीं ना कहीं फर्टिलाइज़र्स को भी स्पॉइल करते हैं, सॉइल को स्पॉइल करते हैं, साथ में इन्वायरमेंट को स्पॉइल करते हैं। इसीलिए कुछ इकोलॉजिकली बेस्ड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिस पर हमें इन पेस्ट का कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। पेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये एक इंसेक्ट्स होते हैं और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि इन इंसेक्ट्स को इस मेथड से डिस्ट्रॉय किया जाए कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जहाँ हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको मतलब सॉइल भी फर्टाइल बनी रहे, साथ में प्लांट्स भी हेल्दी बने रहें और ऐसे केमिकल टॉक्सिक एजेंट्स न डाले जाएं जो कि हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ या एनिमल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे एंटोमोपैथोजेंस हैं जो कि इंसेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है। तो नाउ मैं इधर केवल वायरसेस पे फोकस कर रहा हूँ कि ऐसे वायरसेस भी हैं जो एंटोमोपैथोजेंस हैं और जो कि इन्वायरमेंटली जो हैं हेल्दी हैं और किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट के लिए वो डेंजरस नहीं है। वो पर्टिकुलरली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और वर्टिब्रेट्स के लिए सेफ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बेकुलो वायरस की बात करें तो बेकुलो विरिडी फैमिली जो है कमर्शियली यूज्ड होने वाला वायरस है, जो कि एक बायोपेस्टिसाइड है और जिसमें हाई होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है और वो वर्टिब्रेट्स के लिए सेफ़ होता है। यानी कि बेकुलो वायरस सिर्फ़ और सिर्फ जो है इंसेक्ट वायरस है, जो कि इंसेक्ट की बहुत सारी फैमिलीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। नाउ कम्स टू द हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट वायरसेस। तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने हनी बी और सिल्क वर्म में विल्टिंग और जॉइंडिस के बारे में रिपोर्ट किया। तो ये जो है मैटर, ये 330 बीसी का है। उस टाइम माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इसके बारे में नहीं पता किया जा सका कि ये डिसीज़ क्यों हुई। नाउ इन 1527 में विदा मार्को गिरोलामो ने एक पोयम पब्लिश की थी जिसका नाम था डी बॉम्बिस, और इसमें इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि जो सिल्क मोथ है उसमें न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। सिल्क मोथ में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, यानी एनपीवी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। इस इन्फेक्शन में जो लार्वा की स्किन है, वो लार्वा की स्वेलिंग हो जाती है और जो स्किन है उसमें शाइनी अपीयरेंस आ जाता है। साथ में इन्फेक्टेड लार्वा में मेल्टिंग लाइक सिम्टम्स, यानी वो मेल्ट होने लगता है, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं और इसके साथ में ही पस लाइक फ्लूइड एक्सुडेट बनता है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एक तो पस लाइक फ्लूइड एक्सुडेट बना, मेल्टिंग लाइक सिम्टम्स आए और इसके बाद शाइनिंग अपीयरेंस आया और इसके अलावा लार्वा की स्वेलिंग हो गई। इसके बाद 1856 में जो मेस्ट्री थे, इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो एनपीवी है, यानी कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, तो ये जो एनपीवी है इसके कारण ही जॉइंडिस हो रहा है सिल्क वर्म में। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स थे ये क्रिस्टल लाइक बॉडीज़ थे जिसको इन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप देखा। इसके बाद में आफ्टर दैट वाइट ने 1917 में डिस्क्राइब किया फर्स्ट वायरस डिसीज़ इन हनी बी में सबसे पहले जो वायरल डिसीज़ है उसको डिस्क्राइब किया वाइट ने 1917। इसके बाद 1933 में जो पायलट थे, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया एल इन्फेक्शन चेज लेज इंसेक्ट्स, जिसमें उन्होंने बताया
कि एक ग्रेन्युलोसिस वायरस होता है जो कि इंसेक्ट को इन्फेक्ट करता है, ग्रेन्युलोसिस वायरस। लेकिन जो पहला साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस है, पॉलीहेड्रोसिस वायरस, तो ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इशिमोरी ने 1934 में। यानी जो सीपीवी वायरस है, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसको सबसे पहले 1934 में इशिमोरी ने डिस्क्राइब किया था। इसके बाद आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बेरगोल्ड ने 1947 में सबसे पहले जो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस है, इसके माइक्रोग्राफ को तैयार किया था और पब्लिश किया था। इसके बाद में स्टेनहाउस ने 1949 में सबसे पहले एक लैंडमार्क बुक पब्लिश की थी, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक पब्लिश की थी, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी। और उसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, स्पेशली रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि पेस्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस टाइप से साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के वायरसेस को डिस्क्राइब किया और पेस्ट मैनेजमेंट में इनको यूज़ किया। आफ्टर एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्मिथ, फ्रेजर एंड समर्स ने सबसे पहले जो एनपीवी वायरस का जो जीन है उसका मैनिपुलेशन किया इन 1983। इसके बाद सबसे पहला ट्रांसजेनिक वायरल इंसेक्टिसाइड जो कि फील्ड ट्रायल के लिए बनाया गया, ये यूनाइटेड किंगडम में 1993 में बनाया गया। इसके बाद होल जीनोम ऑफ न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का सबसे पहले सीक्वेंस्ड किया गया बाय एरीज एट अल ने इन 1994। अभी रिसेंटली 2004 में नोवल इंसेक्ट पिकोना लाइक वायरस जो है उसको ब्रेन ऑफ एग्रेसिव वर्कर हनी बी में फुजीयुकी एट अल ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। नाउ कम्स टू द टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट वायरसेस। सबसे पहले वायरसेस को जो क्लासिफाई किया गया वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरोलस लीनियस क्लासिफिकेशन। तो इसको हम बायनोमियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, जिसमें किसी भी एनिमल के या किसी भी प्लांट के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते थे, तो उसको कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसलिए हम इसको लीनियन टेक्सोनॉमी कहते हैं। बाद में बाल्टीमोर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो 2010 में दिया, और इस क्लासिफिकेशन में 2010 में नहीं, ये स्पार्क ने लिखा है 2010। तो जो बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दिया उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने 7 टाइप के क्लासेस बनाई है, और ये क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। तो किसी का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, किसी का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, किसी का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, किसी का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ऐसे करके 7 क्लासेस बाल्टीमोर ने बनाई। तो बाल्टीमोर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं, इंसेक्ट वायरसेस, तो मैं यहाँ सिर्फ इंसेक्ट वायरसेस की ही बात करूँगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस जो हैं वो है हर्पीज वायरसेस, बेकुलो वायरसेस एंड पॉक्स वायरसेस। तो ये नाम रट लें, 3 टाइप के वायरसेस होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। हर्पीज और पॉक्स तो हमको पता है, बेकुलो वायरसेस भी जो है वो इसमें शामिल है। फिर आ जाएँ डबल स्ट्रैंडेड के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, तो ये क्लास सेकेंड है। और ये जो डीएनए है ये है पार्वो वायरसेस का। इसके बाद में अब हम आए क्लास थर्ड पे, ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो कि रियो वायरसेस का होता है। इसके बाद हम आ जाएं क्लास 4 पे, जिसमें आते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, जिसमें पिकोलना वायरसेस और टोगा वायरसेस आते हैं। इसके बाद में आ जाएं क्लास 5th पे, जिसमें आते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस, जिसमें ऑर्थ्रोमिक्सो वायरसेस और फिलो वायरसेस आते हैं। फिर इसके बाद में हम 6th नंबर के क्लास पे आए, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस आते हैं, और ये पॉजिटिव सेंस वायरसेस होते हैं जो कि पहले आरएनए होते हैं, बाद में इनका डीएनए इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कि रेट्रोवायरसेस। तो आरएनए से डीएनए बनाने के लिए इनके पास में रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम होता है। इसके बाद 7th नंबर पे आते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। तो ये वायरसेस वो होते हैं जो जिनका पार्शियल पोर्शन डीएनए होता है और पार्शियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। मतलब
पार्शियल डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, पार्शियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो इनको वापस से रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो इनका जो पार्शियल हैप्लॉइड डीएनए है उसको वापस से डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हेपेडना वायरसेस। तो इस टाइप से ऐसी 73 फैमिलीज़ ऑफ वायरसेस होती हैं। तो इसमें से केवल 13 वायरसेस ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट वायरसेस होते हैं। तो इसको 13 वायरसेस को मर्फी एट अल ने 1995 में डिस्क्राइब किया, और मर्फी की हम बुक जो वायरोलॉजी है उसको भी स्टडी करते हैं। इसके बाद में एक इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस यानी आईसीटीवी की तरफ से भी क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस किया जाता है, जो कि सभी वायरोलॉजिस्ट द्वारा वाइडली एक्सेप्टेड होता है। तो आईसीटीवी बेस्ड ये जो क्लासिफिकेशन है ये वायरस के जीनोम पे सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, वायरस की मॉर्फोलॉजी के ऊपर, साथ में उसके साइज़, उस पर इन्वेलप्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो होस्ट की रेंज, होस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स से बेस्ड होकर के क्लासिफिकेशन बनाया जाता है। अब हम अगर इंसेक्ट पैथोजेनिक वायरसेस की बात करें तो इसमें जो भी वायरस का नाम होता है उसके एक्रोनिम में उसके होस्ट का नाम होता है। ठीक है, एक्रोनिम मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर कोई केबेज की कोई बटरफ्लाई है तो केबेज की बटरफ्लाई का नाम एक है पेरिस ब्रेसिकी। तो ये पेरिस ब्रेसिकी जो है एक इंसेक्ट है, और ग्रेनुलोसिस वायरस जो है एक वायरस का नाम है। तो ग्रेनुलोसिस वायरस जो कि पेरिस ब्रेसिकी को अफेक्ट करता है तो इसका पूरा नाम इस टाइप से लिखा जाएगा पीबीजीवी। तो पीबी जो है कैपिटल पी स्मॉल बी आएगा, और जीवी जो होता है वो ग्रेनुलोसिस वायरस होगा। तो इस प्रकार से सभी ग्रेनुलोसिस वायरस को हम जीवी लिखेंगे, और सभी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस को हम एनपीवी लिखेंगे। इसी प्रकार से जितने भी एंटोमोपॉक्स वायरसेस हैं उसको हम ईपीवी लिखेंगे, एंटोमोपॉक्स वायरसेस इसको हम ईपीवी लिखेंगे, और जितने भी साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस हैं उसको हम साइपो वायरसेस लिखेंगे या फिर सीपीवी लिखेंगे। तो ये टोटल 13 फैमिली हैं वायरसेस की जो कि इंसेक्ट को इन्फेक्ट करती हैं, पर सभी जो हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते। तो जो मेन फैमिली है वो है बेक्युलोविरिडी, पॉक्सविरिडी और रियोविरिडी। बेक्युलोविरिडी, पॉक्सविरिडी और रियोविरिडी इन फैमिलीज़ का ही केवल इंसेक्ट मैनेजमेंट में वायरसेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम केवल इन 3 फैमिली के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। तो जो बेक्युलोविरिडी फैमिली है, इस बेक्युलोविरिडी फैमिली का वायरस सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है विथ अ साइज इज़ अबाउट 80 to 180 किलोबेस पेयर, और ये लगभग 90 से 180 जीन्स को इनकोड करता है। तो इसका जो न्यूक्लियोक एसिड है वो लगभग 90 से 180 जीन्स इनकोड करता है। इन्वेलप्ड वायरस होता है, ये रॉड शेप्ड वायरस होता है, और न्यूक्लियोक एसिड को का बना होता है। तो अल्टीमेटली इस पूरे स्ट्रक्चर को हम विरियन कहते हैं। इस विरियन पार्टिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑक्लूजन बॉडीज़। तो ये ऑक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जो कि पॉलीहेड्रिन की बनी होती है या फिर ग्रेन्युलिन की बनी होती है। तो इन ऑक्लूजन बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है ये पॉलीहेड्रल होता है या फिर ग्रेनुलर होता है। तो ये विरियन बन गया। अब इस विरियन के अंदर ऑक्लूजन बॉडीज़ आ गई, और ये ऑक्लूजन बॉडीज़ जो होती है पॉलीहेड्रिन की बनी होती है या फिर ग्रेनुलिन की बनी होती है, और ये जो है पॉलीहेड्रल इसका शेप होता है और या फिर ग्रेनुलर इसका शेप होता है। तो ये जो हमने ऑक्लूजन बॉडी बताई है ये बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। और अब हम बात करेंगे बेक्युलोविरिडी फैमिली के क्लासिफिकेशन की। तो इसमें 2 जेनरा होते हैं। पहले वो जेनरा होते हैं जिसमें न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस आते हैं। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस
न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस आते हैं। ठीक है। और इसको जो दूसरा जनरा है वो है जिसमें दूसरे जो हैं ग्रेन्युलोसिस वायरस आते हैं, ग्रेन्युलोसिस वायरसेस आते हैं। तो बैक्यूलोविरिडी के दो जनरा हो गए। पहले जनरा में न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस आते हैं और दूसरे वाले में ग्रेन्युलोसिस वायरस आते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस हैं इसके वापस से दो सब डिवीज़न कर दिए गए हैं। या तो ये सिंगल एनपीवी होंगे, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस होंगे, या फिर ये मल्टीपल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस होंगे। जो सिंगल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक विरियन के अंदर सॉरी एक एक इन्वेलप के अंदर सिंगल विरियन होगा, एक इन्वेलप के अंदर सिंगल विरियन होगा, इसका ये मतलब है। और मल्टीपल न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस में मल्टीपल विरियंस होंगे इन ए सिंगल इन्वेलप। ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो सिल्क वर्म का लार्वा होता है, सिल्क वर्म होता है, मतलब एडल्ट जो सिल्क वर्म होता है, इट इज़ इन्फेक्टेड विथ सिंगल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस। और इसका जो लार्वा होता है वो लार्वा जो है मल्टीपल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरसेस से इन्फेक्टेड होता है। तो इस प्रकार से लगभग 600 आइसोलेट्स ऑफ एनपीवी निकाले गए हैं वायरसेस के। मतलब इस एनपीवी जो है लगभग 600 टाइप के होते हैं और ये सारे एनपीवी जो होते हैं दे आर रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। तो ये था हमारा पहला जेनरा एनपीवी। अब हम दूसरे जेनरा यानी कि ग्रेन्युलोसिस वायरस की बात करें तो ग्रेन्युलोसिस वायरस हमेशा सिंगल इन्वेलप में एक विरियन ही इसमें मिलता है और ये रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में। तो इन दोनों जेनरा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये ऊपर वाला जो जेनरा है ये रेप्लिकेट करता है न्यूक्लियस में और नीचे वाला जो जेनरा है ग्रेन्युलोसिस वायरस ये रेप्लिकेट करता है साइटोप्लाज्म में। इन दोनों में जो ऑक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो कि प्रोटीन पॉलीहेड्रिन और ग्रेन्युलिन की बनी होती है, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एनपीवी वाले जेनरा के वायरसेस हैं इसमें ऑक्लूजन बॉडी 1 to 15 माइक्रोमीटर की होती है और जो ग्रेन्युलोसिस वायरस है इसमें ऑक्लूजन बॉडीज़ 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर जितने साइज़ की होती है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बेकुलो वायरसेस जो होते हैं वो इतने सारे विरियंस और जो मल्टी विरियंस, सिंगल विरियंस के साथ जो एनवेलप के साथ में होते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ऑक्लूडेड बेकुलो वायरस का होता है और ये रॉड शेप्ड होते हैं। मतलब जो हमारे न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस और ग्रेनुलोसिस वायरसेस हैं ये रॉड शेप्ड के होते हैं और ये ऑक्लूजन करते हैं, तो ये ऑक्लूडेड बेकुलो वायरसेस कहलाते हैं। लेकिन बेकुलो वायरसेस में एक जेनरा और होता है जिसको इसमें रखा गया है, जो कि काफ़ी सिमिलर होने के कारण बेकुलो वायरस में रखा गया है और वो जेनरा है नुडी वायरस। तो नुडी वायरस जो होते हैं ये नॉन ऑक्लूडेड बेकुलो वायरसेस हैं और ये भी रॉड शेप्ड के होते हैं, लेकिन ये नॉन ऑक्लूडेड बेकुलो वायरस की कैटेगरी में आते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नुडी वायरसेस हैं इनमें ऑक्लूजन बॉडी नहीं मिलती है, जबकि एनपीवी और जीवी में ऑक्लूजन बॉडी मिलती है। तो जितने भी बेकुलो वायरसेस जो कि एनपीवी और जीवी वाले होते हैं ये लेपिडोप्टेरन फैमिली के इंसेक्ट्स को अफेक्ट करते हैं और यहाँ जो नुडी वायरसेस हैं ये जो एक यहाँ नाम है ऑरिक्टस राइनोसेरस है ना, ये बीटल होती है एक, तो ये वाले इंसेक्ट को नुडी वायरस अफेक्ट करता है। इसका नाम है, फिर से पढ़ रहा हूँ, ऑरिक्टस राइनोसेरस। तो यहाँ पर
इंसेक्ट के सारे वायरसेस में ऑक्लूजन बॉडीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये ऑक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये मेनली एक प्रोटीन का एनवेलप होता है जो बहुत बड़ा होता है। तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली ऑक्लूजन ही करेगा। तो ये एनवेलप जो है मैंने भी आपको बताया था, ये पॉलीहेड्रिन का या फिर ग्रेनुलिन प्रोटीन का बना होता है। और इसी को हम जो है ऑक्लूजन, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को फिर हम ऑक्लूजन बॉडीज़ कहने लगते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट फैमिली की बात करेंगे। ये फैमिली है पॉक्सविरिडी। पॉक्सविरिडी में दो सब फैमिली आती हैं, एक तो कॉर्डोपॉक्सविरिनी और एक एंटोमोपॉक्सविरिनी। तो जो कॉर्डोपॉक्सविरिनी है उसी में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वगैरह आते हैं। और ये इंसेक्ट ये जो है वर्टिब्रेट को अफेक्ट करने वाला फैमिली है, सब फैमिली है। लेकिन एक दूसरी सब फैमिली होती है एंटोमोपॉक्सविरिनी। और एंटोमोपॉक्सविरिनी जो होते हैं वो इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं। इसका जो विरियन का शेप होता है वो एलेंटॉइड से ब्रिक शेप्ड का होता है। तो हमें याद रखना है कि जो पॉक्स वायरसेस होते हैं उसका विरियन ब्रिक शेप्ड का होता है। और इसका जो ऑक्लूजन बॉडीज़ होता है वो ओवाइड होता है ना। तो ये जो विरियन है दैट इज़ ऑक्लूडेड विथ ओवाइड ऑक्लूजन बॉडीज़, इसको हम स्फेरॉइड कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके ऑक्लूजन बॉडीज़ को हम स्फेरॉइड कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉक्सविरिडी फैमिली के एंटोमोपॉक्सविरिनी में जो आते हैं इंसेक्ट वायरसेस, उनके सभी के ऑक्लूजन बॉडीज़ को हम स्फेरॉइड्स कहते हैं। जो विरियन है उसका मेज़रमेंट देखें हम, 400 नैनोमीटर लेंथ होती है, 250 नैनोमीटर इसकी विड्थ होती है। उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये जो डीएनए है 270 से 320 किलो बेस पेयर जितना बड़ा होता है। और ये वायरस साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है। तो आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव भी आता है कि विच वन ऑफ द डीएनए वायरसेस इज रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। तो आपको याद होना चाहिए कि ये है पॉक्सविरिडी फैमिली का वायरस। तो लगभग एंटोमोपॉक्स वायरसेस जो हैं 27 इंसेक्ट स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से जो एंटोमोपॉक्स वायरसेस की सब फैमिली है एंटोमोपॉक्स विरिनी, इसको अलग अलग जेनरा में डिवाइड किया गया है। इसके मेनली 3 जेनरा होते हैं, एंटोमोपॉक्स वायरस ए, एंटोमोपॉक्स वायरस बी और एंटोमोपॉक्स वायरस सी। इसके अलावा एक और ग्रुप है, इसका जेनरा है, वो है एंटोमोपॉक्स वायरस डी। तो ये जो है ये आईसीटीवी ने दिया है, अभी भी प्रपोज किया है इसको। तो एंटोमोपॉक्स वायरस ए जो होता है दे इन्फेक्ट कॉलिप्टेरन स्पीशीज़ एंड टाइप स्पीशीज़ इन्फेक्ट्स मेलोनोन्था and entomopox virus B infect Lepidopteran and Calypteran species and type species infect Amsecta mori। अब एंटोमोपॉक्स वायरस सी की बात करें तो दे इन्फेक्ट ओनली डिप्टेरन स्पीशीज़ एंड द टाइप स्पीशीज़ इन्फेक्ट चारोनोमस लूरिडस। तो इसके अलावा जो हमने अभी आपको बताया, तो जो फोर्थ ग्रुप है यानी कि एंटोमोपॉक्स वायरस डी विच अटैक्स हाइमेनोप्टेरन्स इंसेक्ट। ठीक है, तो ये सभी जो अलग अलग एंटोमोपॉक्स वायरसेस के ग्रुप हैं ये अलग अलग टाइप के 27 इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम फैमिली की बात करेंगे रियोविरिडी। रियोविरिडी फैमिली सेगमेंटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस की होती है और इसमें लगभग 12 जेनेरा होते हैं। रियो वायरसेस में हमने 10, 11 और 12 आरएनए सेगमेंट्स पढ़े हैं। और यहाँ पर ये जो है सेगमेंटेड डीएनए वायरसेस होता है, मतलब इतने ज़्यादा सेगमेंट होते हैं इसके। रियो वायरसेस को जिन इंसेक्ट से आइसोलेट किया गया है उस बेसिस पर इसका नाम रखा गया है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस। साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है तो आपको पता होना चाहिए कि रियोविरिडी से बिलोंग करता है।
ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड जीनोम का होता है, लीनियर होता है, साथ में इसमें 10 से 12 सेगमेंट्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और लगभग 12 टू 32 किलो बेस पेयर का इसका साइज़ होता है। इस विरियन की सिमेट्री आइकोसाइड्रल होती है और इसमें 12 लेटरल प्रोजेक्शंस होते हैं, और इसके अलावा ये आर ऑक्लूडेड विद इन लार्ज आइसोमेट्रिकल पॉलीहेड्रा ऑफ अप टू 10 माइक्रोमीटर इन साइज। तो इसमें अगर ऑक्लूजन बॉडी की बात करें तो ऑक्लूजन बॉडी जो होती है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर जितनी बड़ी होती है। रियो वायरस जो कि आरएनए वायरस है, डेफिनेटली इसका जो रेप्लिकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स में होता है। ये जो साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस हैं, ये ज़्यादा करके लेपिडोप्टेरा स्पीशीज़ के इंसेक्ट से आइसोलेट किए गए हैं, और जो पहला साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस था जिसका नाम बॉम्बिक्स मोरी साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ओके, बॉम्बिक्स मोरी साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था इशिमोरी ने, इसलिए इसका नाम भी जो है बॉम्बिक्स मोरी साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस रखा गया। ये 1934 में सबसे पहले आइसोलेट किया जाने वाला रियोविरिडी फैमिली का वायरस है जिसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरस। तो जो फैमिली है वो रियोविरिडी है और इसका जो जीनस है वो साइपो वायरस है। तो रियोविरिडी फैमिली में जीनस साइपो वायरस आता है, और साइपो वायरस लगभग 70 अलग अलग टाइप के इंसेक्ट की स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करता है जो कि स्पेशली लेपिडोप्टेरा से आते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो लेपिडोप्टेरा की 70 स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करता है साइपो वायरस। तो नाउ अब हम बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्ट वायरसेस की। तो बहुत सारे जो इंसेक्ट के वायरसेस हैं वो हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड वायरस हो या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हों, आरएनए हो या डीएनए हो, या फिर ये हो सकता है कि उसकी जो मेम्ब्रेन है इनवेलप की वो डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन हो या फिर विदाउट एनी मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्टडी किया हुआ वायरस है वो है बेकुलो वायरस। तो बेकुलो वायरस का जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और डबल मेम्ब्रेन एनवेलप इसमें मिलता है। बेकुलो वायरस की नैरो होस्ट रेंज होती है, और बेकुलो वायरस की सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है वो ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका के इंसेक्ट पे सबसे ज़्यादा की गई है। तो ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका इंसेक्ट का जो वायरस है वो है मल्टीपल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस, यानी ACM-NPV। तो ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका मल्टीपल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस के ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी की गई है, और ये जो वायरस है ये ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट लेपिडोप्टेरन स्पीशीज़ लेपिडोप्टेरन जेनरा को इन्फेक्ट करता है। लेपिडोप्टेरन जेनरा की 30 स्पीशीज़ को इन्फेक्ट करता है। कौन सा? जो अभी हमने नाम बताया, ये नाम है ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका मल्टीपल न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये जो है लगभग 30 स्पीशीज़ ऑफ लेपिडोप्टेरन जेनरा को इन्फेक्ट करता है। इसमें जो ऑक्लूजन बॉडीज़ मिलती हैं या जो ऑक्लूजन डिराइव्ड वायरस है ये, तो ऑक्लूजन बॉडीज़ के अंदर बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियोकैप्सिड्स मिलते हैं, और मल्टीपल न्यूक्लियोकैप्सिड्स में सभी में जो होता है सिंगल वायरल जीनोम होता है। फाइनली ये जो ऑक्लूजन बॉडीज़ है ये पूरे मल्टीपल टाइप के विरियॉन्स को घेर के रखती है, और ये इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, और किसी भी टाइप के डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करती है, लाइक यूवी रेज वगैरह जो होती है, इससे भी ये ऑक्लूजन बॉडी जो होती है विरियॉन को प्रोटेक्ट करती है। बेक्यूलो वायरस सबसे पहले ओरली नेचुरली मतलब ओरली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, और ओरली सबसे पहले ये प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है लार्वा के मिडगट एपिथेलियम में। तो मिडगट एपिथेलियम में बेक्यूलो वायरस जो होते हैं
ये रेप्लिकेट करते हैं। तो जैसे ही मिडगट एपिथेलियम्स में, ल्यूमन्स में ये पूरा ऑक्लूजन बॉडी जाता है, तो ऑक्लूजन डिराइव्ड वायरसेस इस ऑक्लूजन बॉडीज से निकलता है। यहाँ पर ये ऑक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो जो इसकी ऑक्लूजन बॉडीज़ की जो लेयर होती है पॉलीहेड्रिन की जो बनी होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। इसके डिज़ोल्व होने के बाद में बहुत सारे जो विरियॉन्स हैं वो इन्फेक्ट करते हैं मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल्स को, और इस प्रकार से जो मिडगट की एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें ये न्यूक्लियोकैप्सिड बाइंड होते हैं और फाइनली जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज़ हो जाता है। इसके बाद में ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है वायरस का ये न्यूक्लियस में जाता है और यहाँ पर रेप्लिकेशन करता है। इसके बाद में रेप्लिकेशन के बाद वापस से ये वायरस के पार्टिकल्स बनाता है और जो मिडगट एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ से रिलीज़ होता है। द प्रोजेनी जो है बेक्लो वायरस की वो उसकी बडिंग कहाँ से होती है? बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो है वायरस इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा, ना कि मुंह में आएगा वापस। तो अल्टीमेटली जो लार्वा के बहुत सारे रिमेनिंग टिश्यूज़ हैं उसमें जाकर के ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो जितने भी ऑक्लूजन डिराइव्ड विरियॉन्स हैं जो कि ऑक्लूजन बॉडी से निकल के बाहर आए हैं, उसके एनवेलप पर एक लाइगेंड होता है और ये जो मिडगट के सेल रिसेप्टार से इसके साथ इसकी बाइंडिंग होती है और अल्टीमेटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन वायरसेस के कैप्सिड का फ्यूज़न होता है। तो इस टाइप की इन्फेक्टिविटी को कहते हैं पर ऑस इन्फेक्टिविटी फैक्टर, यानी कि पर ऑस इन्फेक्टिविटी एस पर ऑस इन्फेक्टिविटी फैक्टर जो होता है इसको हम PIF भी कहते हैं। तो इससे डिपेंड करता है कि आखिर कितना इन्फेक्टिविटी इन वायरसेस का है कि ये मिडगट सेल रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग कर पाएँ। तो फाइनली ये जो वायरसेस हैं जिनकी बडिंग हो चुकी होती है ये लार्वा के डिफरेंट सिस्टम में कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रेकियल सिस्टम जा सकते हैं या फिर हीमोसाइट्स होते हैं उसके द्वारा जाते हैं। तो हीमोसाइट्स भी एक जैसे वर्टिब्रेट्स में हीमोडायनेमिक सिस्टम होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वैसे ही इंसेक्ट में हीमोसाइट्स होते हैं। तो अल्टीमेटली इन द लेटर पार्ट ऑफ इन्फेक्शन जब सभी टिश्यूज़ में बहुत सारे विरियॉन्स हो जाते हैं तो वो ऑक्लूजन बॉडीज़ में ऑक्लूड हो जाते हैं। मतलब अब उसके ऊपर एक लेयर बनना शुरू होती है जिसको हम ऑक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं और फिर वो ऑक्लूजन बॉडी रिलीज़ होती हैं अपॉन डेथ व्हेन द होस्ट लिक्विफाइज। तो ऐसे में जब डेथ होती है तो डेथ होने पर ही ये वायरस रिलीज़ नहीं होते, पर जब डेथ होती है तब इस वायरस का तब इस लार्वा का लिक्विफिकेशन होता है। तो जब ये लिक्विफाई होते हैं, लिक्विफाई होने पर ही वायरस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। नाउ कम्स टू द डिस्कशन अबाउट फील्ड एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्ट वायरसेस फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट टाइप के वायरस की फैमिलीज़ हैं, पॉक्सविरिडी, बैक्यूलोविरिडी, रियोविरिडी। तो इन तीन को तो हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट है इरिडोविरिडी, पार्वोविरिडी, पिकोलनाविरिडी, एस्कोविरिडी। ओके, एस्कोविरिडी के बाद में पॉली DNA विरिडी, देन लेप्डोविरिडी, नोवाविरिडी, देन बेलनाविरिडी, देन कैलिसीविरिडी, देन इफ्लाविरिडी, देन डिसिस्ट्रोविरिडी, देन टेट्राविरिडी। इसके बाद हैं अदर अनक्लासिफाइड वायरसेस भी हैं। तो ये वायरसेस बहुत सारे हैं, तो ये पूरी लिस्ट है इन वायरसेस की। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉक्सविरिडी और बैक्यूलोविरिडी और रियोविरिडी हमने पढ़ी। ये पहला डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, बैक्यूलोविरिडी भी डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, रियोविरिडी डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। पॉक्सविरिडी जो है लीनियर होता है, बैक्यूलोविरिडी सर्कुलर होता है, रियोविरिडी जो होता है 10 से 12 सेगमेंटेड तक का होता है।
इसमें जेनरा जो होते हैं पॉक्स वायरस और एंटेमोपॉक्स वायरस होते हैं। बेकुलोविरिडी में जो है 2 अलग-अलग जेनरा होते हैं, वो है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस और ग्रेन्युलो वायरस। इसके बाद जो रियोविरिडी होते हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस आते हैं। इनका विरियन का शेप वगैरह जो है वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें जो विरियन के एनवेलप होते हैं तो पॉक्सविरिडी में एनवेलप होता है, बेकुलोविरिडी में एनवेलप होता है, और इसी में जो बेकुलोविरिडी में सर्कुलर जीनोमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें एक में एनवेलप होता है, एक में एनवेलप नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद में रियोविरिडी में भी एनवेलप नहीं होता है। तो ये जो एनवेलप नहीं होता है ये होता है ग्रेन्युलो वायरस में, और इसके एग्जांपल्स दिए हैं जैसे पॉक्सविरिडी जो है एमएस एक्टा मोरी के इंसेक्ट को अफेक्ट करता है, बेकुलोविरिडी जो है बॉम्बिक्स मोरी को अफेक्ट करता है, और इसके अलावा इसी में जो नॉन एनवेलप्ड सर्कुलर बेकुलोविरिडी है वो अफेक्ट करता है, जो कि ग्रेन्युलो वायरस है, वो अफेक्ट करता है ऑटोग्राफा कैलिफोर्निका। इसके बाद रियोविरिडी जो है वो बॉम्बिक्स मोरी के इंसेक्ट को अफेक्ट करता है। तो फील्ड एप्लीकेशन सबसे पहले देखने को मिला था 1924 में यूरोप में। 1924 में यूरोप में जो पॉलीहेड्रोसिस वायरस है उस वायरस का यूज़ किया गया था नन मॉथ के ट्रीटमेंट के लिए। तो नन मॉथ एक इंसेक्ट है, इसके ट्रीटमेंट के लिए पॉलीहेड्रोसिस वायरस का यूज़ किया गया था इन यूरोप। इसके बाद में जो फील्ड एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में एक इंसेक्ट था जो कि यूरोपियन पाइन सॉफ्लाई, जिसका नाम है नियोडिप्टेरन सर्टिफर। तो इसके कंट्रोल के लिए जो वायरस था वो है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। इसे स्पेशली फिनलैंड से कनाडा में लाया गया था फॉर द कंट्रोल ऑफ नियोडिप्टेरन सर्टिफर। तो इससे 1945 में जो है लगभग 12,000 स्क्वायर मील्स के एरिया को डिसइंफेक्ट किया गया था। तो यहाँ से लगभग सारे के सारे जो इंसेक्ट थे वो डिसअपेयर हो गए थे। इसके बाद में कनाडा में एक लेकोंटी वायरस करके एक रजिस्टर्ड किया है। तो लेकोंटी वायरस जो है एक ट्रेड नेम है। लेकोंटी वायरस कनाडा में 1983 में रजिस्टर्ड किया गया, और इसका इफ़ेक्ट देखा गया एक इंसेक्ट के ऊपर जिसका नाम है एन लेकोंटी। तो कनाडा में 1983 में लेकोंटी वायरस के ऊपर एन लेकोंटी वायरस का इन्फेक्शन जो है इससे कंट्रोल किया गया, इस इंसेक्ट को, एन लेकोंटी को। ऐसे ही 1970 में न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जो है इसका एज ए सोयाबीन पेस्ट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, और ये जो पेस्ट था ये कैटरपिलर था, एंटी कार्सिया गेमेटेलिस। तो एंटी कार्सिया गेमेटेलिस के नाम पर ये मल्टी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वाला वायरस जो था, पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसका यूज़ किया गया। और ब्राज़ील में ये बाद में एक पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया गया, और इसका यूज़ ब्राज़ील में सोयाबीन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी किया गया। और अभी वर्तमान में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जो है ब्राज़ील में इसी वायरस से पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है। पेरू में भी पेस्ट कंट्रोल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो ये पेस्ट जो है ये है थोरीमिया ओपरकुलेला। तो थोरीमिया ओपरकुलेला, और जो वायरस है वो है थोरीमिया ओपरकुलेला ग्रेन्युलो वायरस। तो इससे ये पेस्ट जो है अफेक्ट करता है पोटैटो को। तो पोटैटो के जो ये पेस्ट है, पोटैटो पे जो पेस्ट लगता है थ्योरीमिया ओपरकुलेला, इसके कंट्रोल के लिए पेरू में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है, तो थ्योरीमिया ओपरकुलेला then granulovirus isolate has been developed as a microbial pesticide
through an initiative of the International Potato Center. This virus provided effective control of this pest when 20 virus infected larvae, मतलब ऐसे 20 लार्वी को लिया जाता है, वेयर मिक्सड विथ 1 kg ऑफ टाक एंड यूज्ड एज अ सस्पेंशन इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ऐसे लार्वी को लिया जाता है जो कि ऑलरेडी वायरसेस से इन्फेक्टेड हैं, और ऐसे 20 लार्वीज को 1 kg टाक्स के साथ मिला करके 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है। अ ड्राई प्रोडक्ट अप्लाइज एज अ डोज रेट ऑफ 5 kg पर टन ऑफ स्टोर्ड पोटैटो टू प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऐसे में लगभग 95% जो भी लार्वी वगैरह होते हैं उनकी मॉर्टिलिटी हो जाती है। अब इंडिया में इस टाइप के जो पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के लिए वायरसेस जो यूज़ हो रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल के लिए जो वायरस यूज़ हो रहे हैं, उसमें वायरस का नाम है स्पोरोप्टेरा लिटूरा। ये नाम याद रख लो, स्पोरोप्टेरा लिटूरा। ये न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है, और इसका जो यूज़ है ये टारगेट इंसेक्ट स्पोरोप्टेरा लिटूरा में किया जाता है। वेजिटेबल एंड टोबैकोस ये क्रॉप्स में यूज़ होता है। प्रोडक्ट का नाम है स्पोडोसाइड, और ये कंपनी जो बनाती है इसका नाम है बायो कंट्रोल, MS बायो कंट्रोल, और ये इंडिया में बनता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, स्पोडोप्टेरा लिटूरा, स्पोडोप्टेरा लिटूरा NPS। ये स्पोडोप्टेरा लिटूरा के इंसेक्ट को ख़त्म करता है। क्रॉप जो है टोबैको और वेजिटेबल्स की क्रॉप पे यूज़ होता है। प्रोडक्ट का नाम है स्पोडोसाइड, और MS बायो कंट्रोल इस कंपनी को बनाती है। इसके अलावा दूसरी कंपनी रिसर्च लेबोरेटरी BCRL बेंगलोर भी इसको बनाती है। दूसरा है हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा NPS। ये जो वायरस है ये हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा के इंसेक्ट को टारगेट करता है। ये भी वेजिटेबल्स, टोबैको और कॉटन में यूज़ होने वाला पेस्टिसाइड है, और हेलीसाइड के नाम से आता है, हेलीसाइड। इसको भी MS बायो कंट्रोल बना रही है, और रिसर्च लेबोरेटरी BCRL बेंगलोर बना रही है इंडिया में। इसके बाद नेक्स्ट है स्पोडोप्टेरा लिटूरा NPS। जो इंसेक्ट है वो है स्पोडोप्टेरा लिटूरा। ये भी वेजिटेबल टोबैको में यूज़ होता है, और स्पोडोप्टेरिन के नाम से कंपनी इसका प्रोडक्ट नेम है, और जो कंपनी का नाम है वो है MS मल्टीप्लेक्स बेंगलोर इसको बना रही है इंडिया में। फिर एक वायरस है हेलिकोप्टेरा आर्मीगेरा NPS। ये हेलिकोप्टेरा आर्मीगेरा इंसेक्ट का नाम है जिस पे ये वायरस एज ए कंट्रोल यूज़ करते हैं। ये वेजिटेबल्स एंड टोबैको और कॉटन्स में यूज़ होता है। हेलिकोकिल के नाम से ही आता है, और MS मल्टीप्लेक्स बेंगलोर इसको बना रहा है इंडिया में। ऐसे ही इंडिया में ग्रेनुलोसिस वायरस ऑफ चाइलो इन्फ्यूस केटेलस, चाइलो इन्फ्यूस केटेलस। ठीक है, तो चाइलो इन्फ्यूस केटेलस जो है एक इंसेक्ट है, और ये शुगर कैन की शूट्स पे रहता है। तो तमिलनाडु में ग्रेनुलोसिस वायरस से इसका कंट्रोल किया जा रहा है। किसका? इंसेक्ट का नाम है चाइलो इन्फ्यूस केटेलस। इंडिया में इसके अलावा द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक वायरसेस आर रजिस्टर्ड इन द इंडिया, दैट इज़ द HANPV एज हेलिसाइड के नाम से, या फिर विरिन H के नाम से, या हेलोसाइड के नाम से, या बायो वायरस H के नाम से, हेलीकॉप के नाम से, हेलीगार्ड के नाम से, एंड जो हमने अभी बताया था स्पोडोप्टेरा लुटेरा न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इसको स्पोडोसाइट के नाम से, स्पोडोटेरिन के नाम से, देन स्पोडिसाइट के नाम से, एंड बायो वायरस S के नाम से रजिस्टर्ड किया गया है, और इन्हीं के नाम से जो है कंपनी इनको सेल आउट कर रही है। इसके अलावा इंडिया में ही एक केबेज बटरफ्लाई होती है जिसका नाम है पायरिडी ब्रेसिका। तो पायरिडी ब्रेसिकी है,
ये एक बटरफ्लाई है और ये केबेज पर रहती है। ये एक सीरियस पेस्ट है केबेज का, कॉलीफ्लावर्स का और बहुत सारे क्रूसीफर क्रॉप्स का। तो इंडिया में एक पीबी ग्रेनुलोसिस वायरस स्ट्रेन वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। इंडिया, ये हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया में आता है और ये किसने आइसोलेट किया है? सूद ने, इन 2004। ड्यूरिंग 2004 विच वाज फाउंड इफेक्टिव इन मैनेजिंग पायरिडिया ब्रेसिकी लार्वा। तो सूद और प्रभाकर ने 2012 में इस टाइप का एक वायरस आइसोलेट किया जो कि ग्रेनुलोसिस वायरस है। तो ये भी बेक्लोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये जो है नाउ केबेज बटरफ्लाई के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पेस्ट कंट्रोल वायरस है। तो अब हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो ऑक्लूजन बॉडीज़ होती हैं जनरली। तो इन ऑक्लूजन बॉडीज़ को कुछ एडजुवेंट के साथ में मिक्स किया जाता है और ये इसको इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, थोड़ा और स्टेबल बनाया जाता है और इनकी हैंडलिंग भी करना होती है, इसलिए इसको हैंडलिंग लायक बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन वायरस फार्मूलेशन इज़ ड्राइंग। तो कैसे करेंगे? जो इन्फेक्टेड लार्वा रहते हैं उन्हीं को ड्राई कर दिया जाता है। तो कैसे करते हैं? या तो डिहाइड्रेशन करेंगे उनका या लाइफलाइजेशन करेंगे और बाय ह्यूमिड एयर फ्लो टेक्निक से इसको लार्वा को डिहाइड्रेट कर दिया जाता है और उसका पाउडर बनाया जाता है। देन लैक्टोज इज एडेड टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड इन्फेक्टिविटी ऑफ द वायरस। इसमें लैक्टोज और ऐड किया जाता है। A suitable carrier, usually silica and clay depending upon compatibility with the virus particle, is then added to achieve the uniform concentration of formulation. तो अब इस फॉर्मुलेशन में क्ले मिला देते हैं या फिर सिलिका मिला देते हैं ताकि ये एज ए कैरियर काम करे। सरफेक्टेंट, एडरेंट, thickener, binder, then phagostimulants, UV protectants, and optical brighteners and boric acid as a stress causative and so forth are added to make a good formulation। तो एक अच्छा वायरस का फॉर्मुलेशन बनाने के लिए ये सब ऐड किया जाता है। फॉर्मुलेशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो इनकेप्सुलेशन with enhanced efficacy has also been developed. Now, after studying about the different market products of the pest control management viruses, हम यह स्टडी करेंगे कि कैसे ये वायरसेस का ट्रांसमिशन होता है। तो वायरस का ट्रांसमिशन दो टाइप से हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि ये वायरसेस जो होते हैं इनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, यानी कि या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर फोमाइट्स से या किसी भी टाइप के ड्रॉपलेट्स से ये वायरस जो होते हैं एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन में ये ऐसा होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो कभी कभी कैनाबॉलिज्म कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को ही खा लेते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन करते हैं, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन यहाँ इसलिए डाला है हॉरिजॉन्टल में क्योंकि ऐसे में ये आपस में कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, या फिर किसी वेक्टर के थ्रू, मैकेनिकल वेक्टर भी बहुत सारे होते हैं, दूसरे इंसेक्ट ऐसे हैं जो लेकर के आते हैं, या फिर इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। तो ऐसा फूड खाने से जिसमें वायरस होता है पहले से, ऐसे इनका हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ वायरस होता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है वो भी अब दो टाइप का होता है। पहला ये है कि इन वर्टिकल ट्रांसमिशन विदाउट एनी इंटीग्रेशन, यानी कि सीधा मेल और फीमेल आपस में जो इनके ओवा और स्पर्म्स वगैरह रहते हैं वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्मा वायरसेस जो होते हैं वो फैमिली रेप्डोविरिडी से बिलोंग करते हैं और ये ड्रोसोफिला स्पीशीज़ के जो इंसेक्ट रहते हैं उनमें मिलते हैं। तो ये जो सिग्मा वायरसेस रहते हैं दे आर ट्रांसमिटेड वर्टिकली, दे बोथ ट्रांसमिट बाय मेल एंड फीमेल्स एंड ऑल्दो द फीमेल ट्रांसमिशन इज़ मोर एफिशिएंट। तो यहाँ जो भी इनका मेल गेमिट रहता है और जो फीमेल गेमिट रहता है वो आपस में कॉन्जुगेट करके ट्रांसमिट होते हैं और ये ऑफ स्प्रिंग में चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि
इनको किसी इंटीग्रेशन की ज़रूरत रहती है। तो कैसे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है कि एक पॉली डीएनए जो वायरस है, पॉली डीएनए वायरस, इसका नाम ही है पॉली डीएनए वायरस। ये पॉली डीएनए वायरस का जो जीनोम होता है, ये एक ब्रैकोनिड एंड इक्नेमोनिड वास्प होते हैं। इन वास्प में अपना ये डीएनए इस वास्प की जीनोम के साथ में इंसर्ट हो जाता है और इंसर्ट होकर के प्रो वायरस बनाता है। तो बिना प्रो वायरस के ये वास्प अपना जीनोम ट्रांसफ़र नहीं कर पाता और बिना प्रो वायरस के ये जो पॉली डीएनए वायरस है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं कर पाता। इसलिए दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, वास्प की और पॉली डीएनए वायरस की। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं इंटीग्रेशन एस प्रो वायरस। तो यहाँ पर ये होता है कि वास्प जब किसी लेपिडोप्टेरन होस्ट के ऊपर जब उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तब उसके ऊपर जो है डेवलप होने लगता है और वहाँ पर लार्वल वास्प डेवलप करता है। तो ऐसी कंडीशन में लार्वल वास्प डेवलप होते हैं और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डाउन इम्यूनिटी ऑफ लेपिडोप्टेरा। तो इस टाइप का जो मैकेनिज़्म है ये भी वर्टिकल ट्रांसमिशन में आता है, बट इसमें जो हमने बताया ब्रैकोनिड एंड इक्नेमोनिड वास्प और जो पॉली डीएनए वायरस हैं, ये आपस में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रखते हैं। तो अभी तक हमने जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए वायरसेस के बारे में पढ़ा, तो किस टाइप से ये वायरसेस एडवांटेजियस हैं, इसके लिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। Insect viruses are environmentally safe and formulation of these viruses are easily degraded and do not leave any harmful residue। तो ये वायरसेस जो होते हैं environmentally safe होते हैं, इनका फॉर्मुलेशन भी easily degraded हो सकता है और इसमें कोई भी रेसिडुअल जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो नहीं होता। Most insect viruses are relatively specific, therefore the risk of non-target or beneficial insect is very low। तो ये इंसेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, अपने स्पेसिफिक होस्ट से ही बाइंड होते हैं, इसलिए इनका रिस्क बहुत कम होता है। मैनी वायरसेस अकर नेचुरली एंड मे ऑलरेडी बी प्रेजेंटेड इन एनवायरनमेंट एंड कैन बी यूटिलाइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड। और नॉर्मली भी ये वायरसेस नेचर में मिलते हैं, इसलिए ये इससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। इंसेक्ट वायरसेस आर हाईली इफेक्टिव, हैंस लाइक अदर कंट्रोल टैक्टिक्स this can successfully be incorporated in integrated पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। तो इसीलिए ये हाईली इफेक्टिव होने के कारण जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है उसमें डाला जा सकता है। वायरसेस ट्रांसमिट आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हैंस आर सेफ परपेचुएशन टू वेरियस एक्सटेंट इन नेचर, लिमिटिंग द रिपीटेड एप्लीकेशन अंडर द फील्ड कंडीशन। तो एक बार वायरस डाल देने के बाद आपको उस वायरस को बार बार नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसमिशन से अपने आप ही परपेचुएट होता रहता है। तो आपको सिंगल एप्लीकेशन करना है, बार बार एप्लीकेशन नहीं करना है। इंसेक्ट वायरस कैन सेफली बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोटोकॉल। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं उस प्रोटोकॉल में भी इंसेक्ट्स को इजीली डाला जा सकता है, इंसेक्ट वायरसेस को इजीली डाला जा सकता है। सम ऑफ द बैक्टीरियोवायरस can be mass produced by simple cottage industry which do not need much investment, hence are cost effective। तो बहुत सारे बैक्टीरियोवायरसेस ऐसे होते हैं जिसको मास में प्रोड्यूस किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं लगती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होती है उसमें इजीली ग्रो किया जा सकता है। ये इंसेक्ट वायरसेस जो होते हैं दे डू नॉट शो क्रॉस इन्फेक्टिविटी अगेंस्ट वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स को कोई हेजार्ड नहीं है, हेल्थ हेजार्ड नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट वायरसेस इज फॉर्मुलेटेड इन सच ए वे दैट दीज डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल अपरेटस फॉर एप्लीकेशन। तो बहुत इजीली ये जो है इसको हम डिसेमिनेट कर सकते हैं इन एग्रीकल्चरल लैंड, किसी स्पेशल इक्विपमेंट के अपरेटस की ज़रूरत नहीं पड़ती। Insect viruses are compatible with other management practices, hence can be effectively integrated in integrated pest management strategy।
Now comes to the disadvantages of these insect viruses. Viruses do not have quick knockdown effect. That is, most of the insect virus takes several days to kill. The host insect duration, the host insect during which the pest continuously damage the crop. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज ही एकदम वायरस डाला और कल तक ये सारे पेस्ट किल हो जाएं। इसमें टाइम लगता है क्योंकि एक होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप है इनका भी आपस में, तो बहुत टाइम लग सकता है और तब तक ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रॉप जो है पेस्ट डैमेज कर दें। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट वायरसेस आर क्वाइट इफेक्टिव अगेंस्ट यंगर लार्वा, hence as the larval stage progresses they becomes less susceptible to the virus infection, necessitating the application at a particular stage. Therefore, farmers need to be educated before using this type of pesticide. बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि लार्वल स्टेज पर ही या यंगर स्टेज पर ही काम करते हैं, क्योंकि जब ये एडल्ट हो जाते हैं तब इस टाइप की पेस्ट पर कोई असर नहीं होता इन वायरसेस का। इसलिए ऐसे में फार्मर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और एक पर्टिकुलर नेसेसरी स्टेज पर ही इसका एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। Although virus can persist in the environment for months or years, exposed virus particles like those on the surface of plant are quickly inactivated by direct sunlight, high temperature, which can limit their persistence within a given season. तो आप किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में इसको डाल सकते हो क्योंकि ये वायरस जो होते हैं सनलाइट से, हाई टेम्परेचर से बहुत जल्दी इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। Also, some agricultural practices can reduce persistence between season, such as tillage, which buries virus particle in the soil. तो जब हम कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे टिलेज वगैरह करते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉइल ऊपर नीचे होती है, ऐसे में वायरस जो होते हैं सॉइल के नीचे चले जाते हैं, तो ये वाले वायरस अब किसी भी टाइप के पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो सॉइल के नीचे चले गए हैं। Now the registration process is very tough. Still, there are very few formulation available in the market because the registration process for the biopesticide is similar to that of the synthetic chemical pesticide. This process requires detailed data on various aspects that to require capital investment, which the biopesticide producing companies can hardly pay. तो बायोपेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी बहुत कम पैसा पे कर पाती है क्योंकि इसमें डिटेल रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर चाहिए, साथ में डिटेल वेरियस एस्पेक्ट पर डिटेल डाटा भी चाहिए, और इसका पूरा रजिस्ट्रेशन वैसे ही होता है जैसे कोई सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड का रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही कम्बलसम मेथड है फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो अल्टीमेटली अगर आपको पेस्ट कंट्रोल करना है और आपको इंसेक्ट वायरस का एप्लीकेशन करना है तो ये ध्यान रखें कि आपको जो वायरस हैं वो अप्लाई इन द मॉर्निंग और इवनिंग और ऑन द क्लाउडी डे व्हेन डिग्रेडेशन फ्रॉम सनलाइट इज रिड्यूस्ड। अवॉइड अप्लाइंग ऑन रेनी डे एज रेन विल वॉश द वायरस पार्टिकल ऑफ द लीफ सरफेस से वायरस हट जाएगा। यूज़ फॉर्मुलेशन विथ यूवी लाइट ब्लॉकर्स एंड स्टिकिंग एजेंट्स टू इंक्रीज द लॉन्गिविटी। Mix cropping and reduce soil disturbance after application may enhance the effectiveness and may leads to better control within and between growing season. तो आपको मिक्स क्रॉपिंग भी नहीं यूज़ करना उस समय, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप सॉइल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है वायरस को सॉइल के नीचे उतार रहे हैं। तो आई थिंक होप यू आर एंजॉइंग दिस टॉपिक। द टॉपिक इज़ द रोल ऑफ इंसेक्ट वायरस इन द मैनेजमेंट ऑफ insect pest. So thanks for watching this topic.